हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। तो आज का क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस वीडियो में हम आपको हिंदी के एकदम वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले हैं। वीवीआई का मतलब हुआ कि 100% 2023 के बोर्ड परीक्षा में पूछेगा 10वीं का। ठीक है, तो अगर आप 2023 में 10वीं का एग्जाम देने वाले हैं तो पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, हजारों लड़कों का कमेंट आ रहा था, सर व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दीजिए। तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे रखा है, जाकर जल्दी से आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए। उसके बाद से पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन याद कर लीजिए। ठीक है, तो देखिए आपका पहला नंबर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या है। पहला नंबर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा किस विद्या की रचना है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिनका जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में महू मध्य प्रदेश में हुआ था और उनकी मृत्यु 1956 ईस्वी में दिल्ली में हुई थी। ठीक है, और याद रखना वह एक प्रकार का क्या है, तो निबंध है। आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। श्रम विभाजन और जाति प्रथा एक प्रकार का निबंध है, कहानी नहीं है। अगला क्वेश्चन है 2 नंबर इसी पार्ट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जाति प्रथा का सबसे बड़ा दोष क्या है। देखिए, जाति प्रथा का सबसे बड़ा जो दोष है ना, उसको हम मानते हैं पैसे का निर्धारण करना। ठीक है, जाति प्रथा का सबसे बड़ा दोष क्या है, पैसे का निर्धारण करना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन आपका 3 नंबर, सेन साहब को कितनी लड़कियां हैं। देखिए, सेन साहब को 5 लड़कियां थी। सेन साहब को कितनी लड़कियां थी, तो सेन साहब को 5 लड़कियां थी। और 5 लड़कियां के अलावा एक सेन साहब का पुत्र भी था, जिसका जन्म तब हुआ जब उसके माता पिता बुढ़ापे के अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुके थे। तब खोखा, जिसका नाम था कासू, उनका जन्म हुआ। कासू खोखा दोनों एक ही, ठीक है, एक ही है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, स्वास्थ्य लाभ के लिए पुत्रियों को क्या सिखाया गया था। ये भी इसी चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। देखिए, स्वास्थ्य लाभ के लिए पुत्रियों को ना क्या सिखाया गया था, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो खेलना, ठीक है, स्वास्थ्य लाभ के लिए मतलब कि सभी लड़कियों को ना, जितने भी पुत्रियाँ थी सेन साहब की 5 पुत्रियों को खेलना सिखाया गया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 5 नंबर क्वेश्चन है, जनरल कनिंघम थे आलोचक, दार्शनिक या फिर पुरातनवेत्ता या फिर राजनीतिक। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए 5 नंबर का ना आंसर का ऑप्शन नंबर ए आलोचक थे। जबकि अगला क्वेश्चन है, मैक्स मुलर के मास्टर कौन थे। देखिए मैक्स मुलर का तो नाम आप लोग सुने ही होंगे, अगर नहीं सुने होंगे तो मैं इनके बारे में पूरा विस्तार बता देता हूँ। ठीक है, भारत से हम क्या सीखे पाठ के लेखक मैक्स मुलर, और भारत से हम क्या सीखे यह एक प्रकार का भाषण है। और जो मैक्स मुलर जी है, इनका जन्म जर्मनी देश में हुआ था। ठीक है, जर्मनी देश में हुआ था। और मैक्स मुलर का मास्टर कौन है, तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा तो डॉक्टर वल्ली जो है ना, वो मैक्स मुलर का मास्टर थे। तो 6 का आंसर क्या होगा, बी नंबर होगा। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन आपका 7 नंबर, हजारी प्रसाद द्विवेदी को किस पर गर्व है। हजारी प्रसाद द्विवेदी को किस पर गर्व है, याद रखना भारतीय परंपराओं पर ना हजारी प्रसाद द्विवेदी का गर्व है। याद रखिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी नाखून की बढ़ते पाठ के लेखक है, और नाखून की बढ़ते पाठ के लेखक ही हजारी प्रसाद द्विवेदी। और हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म 1907 ईस्वी में हुआ था, जब टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना हुई थी। उसी समय इनका भी जन्म हुआ था, उसी सन में। ठीक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन है, अस्त्र बढ़ने की प्रवृत्ति है। देखिए, अस्त्र बढ़ने की प्रवृत्ति पूछा जा रहा है ना, तो 8 का आंसर होगा ऑप्शन है मनुष्यता की विरोधिनी। सभी विद्यार्थी याद रखना, आंसर होगा ए नंबर। जबकि अगला क्वेश्चन है 9 नंबर, देवनागरी लिपि में कौन भाषा नहीं लिखी जाती है। देवनागरी लिपि में कौन सी भाषा है जो नहीं लिखी जाती है। देखिए, हिंदी, नेपाली, मैथिली ये सभी देवनागरी के अंतर्गत आते हैं, लेकिन तमिल भाषा जो है ना वो नहीं आते हैं। ये तमिल अलग ही भाषा हो गया। तमिल भाषा हम लोग आसानी से नहीं समझ पाएंगे ना। बाकी हम लोग मैथिली और नेपाली, हिंदी वगैरह समझ जाएंगे ना, लेकिन तमिल आसानी से हम नहीं समझ पाएंगे। अगला क्वेश्चन आपका 10 नंबर, गुणाकर मूल्य ने किस भारतीय लिपियों से देवनागरी लिपि का संबंध बताया। ब्राह्मी लिपि, सिद्धम लिपि, या फिर ए और बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। 10 का आंसर होगा ब्राह्मी लिपि और सिद्धम लिपि दोनों होगा, यानी कि ए और बी आपका, ठीक है, ए और बी दोनों, यानी कि सी नंबर वाला
आंसर आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अब देखिए अगला नंबर क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन, रुपये खोने का प्रपंच किसने रचा था, इसके बारे में मैं आपको विस्तार बता देता हूँ। देखिए बहादुर पार्ट का ये क्वेश्चन है। ठीक है, बहादुर जब अपने मालिक के यहाँ काम करता था ना, तो उनके यहाँ कुछ मेहमान आए थे। तो मेहमान आए थे तो कुछ नाश्ता पानी हुआ। नाश्ता पानी होने के बाद रिश्तेदार के जो पत्नी थी उनके द्वारा एक मतलब कि एक उनको अनुभव हुआ कि मेरा पैसा खो गया है। और पैसा उनका खोया हुआ था या नहीं ये तो किसी को पता नहीं है, बट उनका अनुभव हुआ कि मेरा पैसा खो गया है। तो 11 रुपये उनका खोया था। तो डायरेक्ट वो उस खोने का मतलब कि एग्जाम, जो पैसा उनको खो गया था उसका एग्जाम बहादुर के ऊपर ही लगा दिया, रिश्तेदार की पत्नी, क्योंकि वो समझती थी कि पैसा चुराने का काम ये सब नौकर चाकर ही करते हैं। लेकिन ऐसा बहादुर नहीं था। तो यही देखिए, रुपये खोने का प्रपंच कहानीकार की पत्नी नहीं, कहानीकार की पत्नी नहीं बल्कि कहानीकार के रिश्तेदारों ने, ठीक है, कहानीकार के रिश्तेदारों ने ही मतलब रुपये खोने का प्रपंच रहता था, वो भी 11 रुपये का। और किसके ऊपर रुपये वो चोरी के एग्जाम लगा था, तो बहादुर के ऊपर। मैंने आपको गलत बताया, कहानीकार की पत्नी नहीं बल्कि कहानीकार के रिश्तेदारों द्वारा यह प्रपंच रचा गया था। ठीक है, अब देखिए 12 नंबर क्वेश्चन उसी पार्ट का है। 12 नंबर क्वेश्चन, बहादुर कौन था। बहादुर, देखिए बहादुर तो सबको पता है कि बहादुर एक नौकर था, चपरासी पहरेदार, एक फौजी नहीं बल्कि बहादुर एक ईमानदार नौकर था, बेईमान नहीं बल्कि ईमानदार। अब देखिए अगला क्वेश्चन है आपका 13 नंबर। 13 नंबर प्रश्न का आता है ना, परंपरा का मूल्यांकन के लेखक कौन है। परंपरा का मूल्यांकन के लेखक कौन है। देखिए परंपरा का मूल्यांकन का लेखक जो 13 नंबर है ना, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, रामविलास शर्मा जी है। रामविलास शर्मा आंसर होगा आपका डी नंबर। ठीक है, अब देखिए आपका 14 नंबर क्वेश्चन, बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड कब मिला था। पंडित बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार कब मिला था। तो मैं आपको इनके बारे में भी आपको बता देता हूँ, अच्छे से समझ लेना। जितना बताऊंगा उतना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में पूछता है, पूछा गया है और पूछेगा भी। ठीक है, इसलिए नज़रअंदाज मत करना। और मेरे जैसा आपको कोई ऑब्जेक्टिव नहीं बताएगा, अगर कोई बताएगा भी तो डायरेक्ट उसका आंसर बताते चलेगा, विस्तार से समझाएगा नहीं। मेन तो बात है समझाना। तो देखिए पंडित बिरजू महाराज का जन्म जो है ना, वो उत्तर प्रदेश के लखनऊ में हुआ था, इसलिए उनको बोलते हैं कि इनका संबंध लखनऊ घराने से है। और इनका जन्म 1938 ईस्वी में लखनऊ में ही हुआ था। और इनका जो ये पुरस्कार जो मिला था वो 27 साल की उम्र में मिला था। इनका जो पुरस्कार था वो 27 साल की उम्र में मिला था और इनकी मृत्यु 54 साल की उम्र में हुई थी। तो हम आपको बता दें, जब इनका जन्म 1938 में हुआ था और 27 साल का उम्र में इनको पुरस्कार भी मिला था। तो इसमें 27 ऐड करिए तो देखिए कितना होता, 5 होगा। ठीक है, और ये होगा आपका 6 होगा, और ये आपका 1900 यानी कि 1965 ईस्वी में इनको मतलब कि संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला था। और 54 वर्ष की उम्र में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो वहाँ से 54 वर्ष भी ऐड कर लीजिएगा तो देख लीजिएगा कि कितना सन में इनका मृत्यु भी हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया, 1965 यानी कि 27 साल की उम्र में, क्योंकि ये क्वेश्चन है ना पहली बार सॉल्व करके दिया है, क्योंकि पूछता है डायरेक्ट 27 साल की उम्र में, 28 साल की उम्र में, 29, 40 साल की उम्र में, ऐसे करके पूछता है। ठीक है, लेकिन अब पूछा तो कोई बात नहीं, आंसर आप लोग ऑप्शन नंबर ए पर टिक लगाइएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आपका है 15 नंबर। देखिए आपका अगला क्वेश्चन है 15 नंबर, शहर अब भी संभावना है के रचनाकार है। शहर अब भी संभावना है के रचनाकार कौन है। याद रखना, इसके रचनाकार अशोक वाजपेयी। अशोक वाजपेयी का नाम सब लोग सुना होगा, आंसर होगा डी नंबर। अगला क्वेश्चन है आपका 16 नंबर, महाविद्यालय पुस्तक से कौन सी रचना संकलित है। महाविद्यालय पुस्तक से कौन सी रचना संकलित है। तो मैं आपको बता दूं 16 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मछली। कौन सा संकलित है, तो मछली, ऑप्शन नंबर ए होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपका 7 नंबर, बिस्मिल्लाह खां के परदादा का नाम था। देखिए बिस्मिल्लाह खां के परदादा का नाम था उस्ताद सलाद हुसैन। उस्ताद सलाद हुसैन, ऑप्शन नंबर क्या होगा, बिस्मिल्लाह खां के परदादा का नाम। बिस्मिल्लाह खां के परदादा का नाम, चाचा का नाम नहीं बल्कि परदादा का नाम पूछा गया ना, तो उस्ताद सलाद हुसैन था, आंसर होगा ए नंबर। 18 नंबर क्वेश्चन है, हरिजन पत्रिका के संपादक कौन थे। देखिए हरिजन पत्रिका के
संपादक कौन थे? 18 नंबर क्वेश्चन पूछा है, तो इसका आंसर होगा महात्मा गांधी हरिजन पत्रिका के संपादक थे। आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए 8, ठीक है, महात्मा गांधी, ठीक है। अब चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 10 नंबर यहाँ पर प्रश्न आप देख सकते हैं, 10 नंबर नहीं 19 नंबर आपका प्रश्न है, गुरु 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 कृपा की महत्ता का वर्णन किस कवि ने किया है? गुरु कृपा की महत्ता का वर्णन किस कवि ने किया है? तो याद रखना, जब गुरु का नाम आया तो गुरु नानक जी होंगे, आंसर होगा बी नंबर। गुरु का नाम आ गया तो गुरु नानक जी होंगे, आंसर होगा बी नंबर, ठीक है। जबकि अगला क्वेश्चन है 20 नंबर, गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किसने किया? गुरु नानक जी की रचनाओं का संग्रह किसने किया? तो 20 का भी आंसर होगा ऑप्शन नंबर से गुरु अर्जुन देव। गुरु अर्जुन देव ऑप्शन नंबर से होगा, यह भी गुरु से ही शुरू होगा, गुरु अर्जुन देव, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 21 नंबर देखिए। 21 नंबर क्वेश्चन है, रसखान किस काल के कवि है? रसखान जी किस काल के कवि हैं? आंसर होगा सी नंबर, रीति काल के कवि हैं। रसखान जी रीति काल के कवि हैं। घनानंद किस भाषा के कवि है? तो घनानंद जी जो है ना वो आपके ब्रज भाषा के कवि, आंसर होगा ब्रज भाषा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, घनानंद किस बादशाह के मीर मुंशी थे? घनानंद किस बादशाह के मूल मुंशी थे? मीर मुंशी, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका बोर्ड परीक्षा में पूछा जा चुका है 23 नंबर, इसलिए इसका आंसर याद रखना मोहम्मद शाह रंगीले। आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा मोहम्मद शाह रंगीले, ठीक है। देखिए 24 नंबर क्वेश्चन, भारतीयों को अब क्या अच्छा लगने लगा है? याद रखना, अब भारतीय को विदेशी रहन सहन अच्छा लगने लगा है, आंसर होगा बी नंबर। क्योंकि जो व्यक्ति विदेश चला जाता है पैसा कमाने या फिर कोई भी काम करने, तो वहाँ से सारे विदेशी सामान खरीद कर लाते हैं, विदेश के ही चर्चा करते हैं, इसलिए बोला जाता है कि आजकल लोगों को विदेशी रहन सहन पसंद आने लगा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपका है 25 नंबर। 25 नंबर प्रश्न है, पंत जी की प्रवृत्ति से। देखिए पंत जी की प्रवृत्ति से जो क्वेश्चन पूछा, इसका आंसर बिना सोचे समझे ऑप्शन नंबर ए पर टिक लगाना, छायावादी। छायावादी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, जनतंत्र में दिनकर के अनुसार राजदंड क्या होंगे? देखिए जनतंत्र में दिनकर जी के अनुसार जो राजदंड होंगे वो फावड़े और हल होंगे। तो फावड़े और हल दिया होगा तो ऑप्शन नंबर सी पर टिक लगाना, बिल्कुल दिया है। अगर नहीं दिया होता तो अलग बात होती, लेकिन यहाँ पर दिया है तो सी नंबर पर टिक लगाना ही पड़ेगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है 27 नंबर। 27 नंबर प्रश्न का आता है ना, अज्ञेय किस काव्यवाद के कवि हैं? अज्ञेय किस काव्यवाद के कवि हैं? तो 27 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रयोगवाद। क्या होगा? प्रयोगवाद, ऑप्शन नंबर आपका होगा डी नंबर, प्रयोगवाद, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 28 नंबर। 28 नंबर क्वेश्चन है, हिरोशिमा शीर्षक कविता में सूरज का प्रतीक अर्थ क्या है? हिरोशिमा शीर्षक कविता में सूरज का प्रतीक अर्थ क्या है? तो मैं आपको बता दूं हिरोशिमा, तो याद रखना अणु बम होना चाहिए, ठीक है। 28 का आंसर क्या होगा? अणु बम, ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है, अणु बम। अब देखिए अगला क्वेश्चन 29 नंबर, एक वृक्ष की हत्या किस काव्य संग्रह से संकलित है? एक वृक्ष की हत्या कुंवर नारायण जी है ना, एक वृक्ष की हत्या के लेखक, तो याद रखना एक वृक्ष की हत्या एक वृक्ष की हत्या किस काव्य संग्रह से संकलित, अगर पूछा है ना क्वेश्चन तो इन्हीं दिनों बताना, ठीक है, इन्हीं दिनों। इसमें का 2 क्वेश्चन पूछ सकते, एक आमने सामने, एक इन्हीं दिनों, ठीक है, याद रखना इन्हीं दिनों और इसी दुनिया में, ठीक है। तो वीरेंद्र डंगवाल जी का इसी दुनिया में होगा और इन्हीं दिनों आपके होंगे इनका, एक वृक्ष की हत्या कुंवर नारायण जी का, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की हम लोग बढ़ते हैं, कोई डाउट होगा तो पूछना कमेंट करके। अगला क्वेश्चन आपका 30 नंबर, देखिए आ ही गया, वीरेंद्र डंगवाल का मैंने बात कर रहा था तो आ ही गया। वीरेंद्र डंगवाल किस दैनिक पत्र के संपादकीय सलाहकार है? तो यहाँ पर इसका आंसर हम लोग क्या देंगे? वीरेंद्र डंगवाल किस दैनिक पत्र के संपादकीय सलाहकार है? तो 30 का आंसर हम लोग देंगे ऑप्शन नंबर सी को, अमर उजाला। अमर उजाला, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है आपका 31 नंबर, कवित्री के अनुसार सृष्टि का विकास
कथा के प्रथमाक्षर क्या है? तो यहाँ पर 31 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा विफलता के आंसू। विफलता के आंसू ऑप्शन नंबर बी होगा, याद रखना। अब देखिए अगला क्वेश्चन है 32 नंबर आपका। 32 नंबर क्वेश्चन है वनलता सेन किस कवि की श्रेष्ठ रचना है? 32 का आंसर बिना सोचे समझे जीवनानंद दास पर टिक लगा देना, जो लौट कर आऊंगा फिर पाठ के लेखक हैं। अगला क्वेश्चन है लौट कर आऊंगा फिर कविता में कवि का कौन सा भाव प्रकट होता है? मैंने जो बात कह रहा था वही बात यहाँ पे प्रकट ही हो गया। तो लौट कर आऊंगा मातृभूमि के प्रेम, आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा 33 का मातृभूमि के प्रेम, आंसर होगा ए नंबर। 34 नंबर आंसर है रेनर मारिया रिल्के। याद है ना, रेनर मारिया रिल्के का जन्म जर्मनी में ही हुआ था। तो रेनर मारिया रिल्के के अनुसार परम सत्ता के सर्वशक्तिमान के रूप को किसने प्रतिष्ठित किया? तो याद रखना मनुष्य ने नहीं किया था। किसने? तो मनुष्य ने ही किया था। उर्वशी किसकी रचना है? तो दिनकर जी की है, रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है उर्वशी, ठीक है। तो 35 का तो आंसर आपका ऑप्शन में यही हो जाएगा, ठीक है, ए नंबर हो जाएगा। जबकि 36 नंबर क्वेश्चन है दिनकर का जन्म कहाँ हुआ? तो देखिए रामधारी सिंह दिनकर का, याद रखना एक लड़का हमारे पास कॉल किया था, वो बोल रहा था सर जहाँ पर रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म हुआ था ना, मैं उसी गांव से बिलोंग करता हूँ। तो मैंने भी उसे बोल दिया कि हाँ बाबू, जहाँ पर भारत के प्रथम राष्ट्रपति का जन्म हुआ था सिवान जिला, बिहार सिवान जिला जीरादेई में, तो मैं भी तो जीरादेई से बिलोंग करता हूँ। तो मैंने भी उसे बता दिया सिमरिया, याद रखना दिनकर जी का जन्म सिमरिया गाँव में हुआ था, याद रखना। वो बताते कि सर मैं सिमरिया से हूँ, तो मैंने बोल दिया मैं जीरादेई से हूँ, तो क्या दिक्कत है। चलिए अगला क्वेश्चन है 37 नंबर श्रीनिवास किस भाषा के साहित्यकार है? देखिए श्रीनिवास जी है ना, वो कन्नड़ भाषा का साहित्यकार, आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपका 38 नंबर क्वेश्चन है नजमा मंगमा की कौन थी? नजमा मंगमा की क्या कौन थी? तो याद रखना 38 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी पुत्रवधू, ठीक है, पुत्रवधू पतो जिसको हम लोग बोलते हैं ना, तो याद रखना इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। याद रखना एक और बात, मैंने आपको जितना भी प्रश्न बताया अगर आप ईमानदारी से याद कर लेता ना तो देखिए बहुत ज़्यादा लड़ेगा, एकदम फंसेगा, इतना गारंटी जरूर देखिए। और इसके बाद वाला वीडियो अगर किसी को भी देखना है तो कमेंट करके बताइए ज़रूर, और बोलिए कि ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। अगर पसंद आएगा तो कमेंट करके ज़रूर बताना, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि मैंने आपको वीडियो में कभी डिस्टर्ब नहीं किया कि वीडियो को लाइक करो, ये करो वो करो, ठीक है। इसलिए आज एक लाइक ज़रूर करिएगा, और मैं आपको बता रहा हूँ, और चैनल को सब्सक्राइब भी आप लोग कर लेना, ठीक है।